हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCC 112 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द कल्चरल डिफरेंसेस इन वैल्यूज। एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ हॉफस्टेड। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अलग अलग कल्चर्स के वैल्यूज कैसे डिफर करते हैं और उनका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के काम में कैसे पड़ता है। साथ ही हमें हॉफस्टेड का कल्चरल डायमेंशंस मॉडल डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कल्चर एक ऐसी सिस्टम है जिसमें लोग अपने वैल्यूज, बिलीफ्स और नॉर्म्स शेयर करते हैं जो उनके बिहेवियर को गाइड करता है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में कल्चर काफी कुछ अफेक्ट करता है, जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग। गिर्ट हॉफस्टेड एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कल्चर्स को समझने के लिए एक मॉडल डेवलप किया जिसे हम कल्चरल डायमेंशंस थियरी कहते हैं। मेन बॉडी। 1. कल्चरल वैल्यूज क्या होते हैं? कल्चरल वैल्यूज वो बेसिक सोच और प्रिंसिपल्स होते हैं जो किसी सोसाइटी को शेप करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में ये वैल्यूज इन्फ्लुएंस करती हैं एम्प्लॉयज के काम करने का तरीका, एक्सपेक्टेशंस और मोटिवेशन। जैसे यूएस जैसे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में लोग अपनी फ्रीडम को इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि जापान जैसे कलेक्टिविस्ट कल्चर में ग्रुप हार्मनी इंपॉर्टेंट होती है। 2. हॉफस्टेड्स कल्चरल डायमेंशंस थियरी। हॉफस्टेड ने 6 ऐसे डायमेंशंस बताए जिनके थ्रू हम कल्चर्स के बीच के डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। A. पावर डिस्टेंस इंडेक्स PDI। ये बताता है कि एक सोसाइटी अनइक्वल पावर को कितना एक्सेप्ट करती है। हाई PDI जैसे इंडिया में हायरार्की को एक्सेप्ट किया जाता है। लो PDI जैसे स्वीडन में इक्वालिटी को प्रेफर किया जाता है। B. इंडिविजुअलिज्म vs कलेक्टिविज्म IDV। इंडिविजुअलिज्म में लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। कलेक्टिविज्म में लोग एक ग्रुप का पार्ट होते हैं और ग्रुप को इंपॉर्टेंस देते हैं। यूएस इंडिविजुअलिस्टिक है, चाइना कलेक्टिविस्ट है। C. मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी MAS। मैस्कुलिन कल्चर्स सक्सेस और अचीवमेंट को वैल्यू करते हैं। फेमिनिन कल्चर्स में केयर, मॉडेस्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट होती है। जापान मैस्कुलिन है, स्वीडन फेमिनिन। D. अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स UAI। ये बताता है कि एक सोसाइटी अनसर्टेनिटी को कितना टॉलरेट करती है। हाई UAI कल्चर्स जैसे ग्रीस स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट प्रेफर करते हैं। लो UAI जैसे सिंगापुर में लोग रिलैक्स्ड होते हैं। A. लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन LTO। लॉन्ग टर्म कल्चर्स फ्यूचर प्लानिंग और सेविंग्स पे फोकस करते हैं। शॉर्ट टर्म कल्चर्स प्रेजेंट और ट्रेडिशंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। चाइना लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है, US शॉर्ट टर्म। F. इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट IVR। इंडल्जेंट कल्चर्स एंजॉयमेंट और फ्रीडम को अलाउ करते हैं। रिस्ट्रेंट कल्चर्स स्ट्रिक्ट नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। मेक्सिको इंडल्जेंट है, रशिया रिस्ट्रेंट। 3. ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में उस कैसे होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज इस मॉडल का यूज करते हैं मैनेजर्स को कल्चरल ट्रेनिंग देने के लिए। HR पॉलिसीज बनाने में भी ये हेल्पफुल होता है। जैसे एक मैनेजर जो लो PDI कंट्री से है उससे हाई PDI कल्चर के टीम को समझने में दिक्कत हो सकती है अगर वो अवेयर ना हो। 4. कुछ लिमिटेशंस भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मॉडल लिमिटेड है क्योंकि ये एक ही कंपनी IBM के डाटा पे बेस्ड था, लेकिन फिर भी ये एक सॉलिड बेस प्रोवाइड करता है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। कंक्लूजन। कल्चरल वैल्यूज इंसान के बिहेवियर को शेप करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। हॉफस्टेड का मॉडल एक अच्छा फ्रेमवर्क देता है जिससे मैनेजर्स कल्चर्स के डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। आज के ग्लोबल वर्ल्ड में कल्चरल अवेयरनेस होना सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, डिस्कस एनी 3 टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 3 इफेक्टिव तरीके बताने हैं जिनके थ्रू लोग या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। आंसर में प्रैक्टिकल टेक्निक्स एक्सप्लेन करनी है और बताना है कि ये रियल लाइफ में कैसे काम करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन।
स्ट्रेस एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल रिएक्शन होती है जब हम चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस करते हैं। अगर स्ट्रेस ज्यादा टाइम तक रहा तो हेल्थ और काम दोनों अफेक्ट होते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब होता है स्ट्रेस के कॉजेस को समझना और उन्हें हैंडल करने के टेक्निक्स यूज करना। इस आंसर में हम 3 कॉमन स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स डिस्कस करेंगे: टाइम मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन टेक्निक्स और सोशल सपोर्ट। मेन बॉडी। 1. टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है स्ट्रेस कम करने के लिए। जब टाइम सही से मैनेज नहीं होता तो काम का प्रेशर बढ़ जाता है। इसमें टास्क को प्रायोरिटाइज करना, रियलिस्टिक गोल्स बनाना, प्रोक्रास्टिनेशन से बचना और प्लानर या कैलेंडर यूज करना शामिल है। एग्जाम्पल: एक एम्प्लॉय जो रोज सुबह अपने काम की लिस्ट बनाता है और हर काम के लिए फिक्स्ड टाइम रखता है, उससे ज्यादा कंट्रोल फील होता है और स्ट्रेस कम होता है। लोकस ऑफ कंट्रोल थियरी कहता है कि जो लोग अपने टाइम पे कंट्रोल फील करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल लो होता है। 2. रिलैक्सेशन टेक्निक्स। इस कैटेगरी में डीप ब्रीदिंग, मसल रिलैक्सेशन, योग और मेडिटेशन जैसे मेथड्स आते हैं। यह टेक्निक्स बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस जैसे हाई हार्ट रेट और टेंशन को कम करती है। रेगुलर प्रैक्टिस से मेंटल फोकस, इमोशनल स्टेबिलिटी और वेलबीइंग इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल: एक रिसर्च कहता है कि जो एम्प्लॉइज 10 मिनट डेली माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं, उनमें बर्नआउट लेवल कम होता है। 3. सोशल सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग पर्सनल और प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम होने से स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाता है। अपने थॉट्स या फीलिंग्स को फैमिली, दोस्तों या कोवर्कर्स के साथ शेयर करना इमोशनल रिलीफ देता है। सोशल सपोर्ट एक कोपिंग रिसोर्स का काम करता है जो लोगों को अकेला फील नहीं होने देता। एग्जाम्पल: एक टीम जहां मेंबर्स ओपन कम्युनिकेशन रखते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वहां स्ट्रेस लेवल कम और मोरल हाई होता है। कंक्लूजन: स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है ताकि हम अपनी हेल्थ और काम को बैलेंस में रख सकें। टाइम मैनेजमेंट से एफिशिएंसी बढ़ती है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स से माइंड और बॉडी काम रहते हैं, और सोशल सपोर्ट से इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है। इन टेक्निक्स को डेली लाइफ में यूज करके हम स्ट्रेस से बेटर डील कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Explain the types and network of communication. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल समझाने हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जैसे मैसेजेस कैसे सर्कुलेट होते हैं के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। हर एक टाइप और नेटवर्क को एग्जाम्पल के साथ क्लियरली बताना है। आंसर: इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स का एक्सचेंज बिटवीन लोगों के बीच। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है ताकि काम स्मूथली हो। कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और ये स्पेसिफिक नेटवर्क्स या पैटर्न्स में फ्लो करता है। इन्हें समझना ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाने में मदद करता है। मेन बॉडी। 1. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ए. फॉर्मेलिटी के बेसिस पर। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू होती है। एग्जाम्पल: मेमोज, ऑफिशियल ईमेल्स, रिपोर्ट्स। इससे ऑर्गेनाइजेशन में क्लैरिटी और डिसिप्लिन बना रहता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नॉन ऑफिशियल या सोशल लेवल पर होती है। इससे ग्रेप वाइन भी कहते हैं। एग्जाम्पल: टी ब्रेक पर बातें, ग्रुप चैट्स। इंफॉर्मेशन फास्ट स्प्रेड होती है लेकिन कभी कभी रूमर्स भी फैलते हैं। बी. डायरेक्शन के बेसिस पर। अपवर्ड कम्युनिकेशन जूनियर से सीनियर तक इंफॉर्मेशन जाती है। एग्जाम्पल: फीडबैक या रिपोर्ट देना। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन सीनियर से जूनियर तक जाती है। एग्जाम्पल: इंस्ट्रक्शंस, पॉलिसीज। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सेम लेवल के लोगों के बीच। एग्जाम्पल: टीम मेंबर्स का डिस्कशन। डायगोनल कम्युनिकेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और लेवल्स के बीच। एग्जाम्पल: मार्केटिंग इंटर्न का फाइनेंस हेड से बात करना। सी. मीडियम के बेसिस पर। वर्बल कम्युनिकेशन बोलकर कम्युनिकेट करना, फेस टू फेस या फोन कॉल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स। वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट या कॉन्ट्रडिक्ट करता है। रिटन कम्युनिकेशन ईमेल्स, रिपोर्ट्स, ऑफिशियल लेटर्स। रिकॉर्ड बनाने के लिए यूजफुल होता है। 2. कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब होता है कैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैसेजेस फ्लो करते हैं। ए. व्हील नेटवर्क एक सेंट्रल पर्सन सबसे कम्युनिकेट करता है।
बाकी लोग डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं करते। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के लिए यूजफुल होता है। बी, चेन नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एक के बाद एक इंसान तक जाती है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कॉमन होता है। क्लियर होता है पर टाइम लगता है। सी, सर्कल नेटवर्क, हर एक इंसान दो दूसरों से बात करता है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अच्छा है। डी, ऑल चैनल नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, सब लोग एक दूसरे से फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं। टीम वर्क और क्रिएटिविटी के लिए बेस्ट है। एग्जाम्पल, ग्रुप डिस्कशन। ए, वाई नेटवर्क, चैन और व्हील का कॉम्बिनेशन, कुछ लोगों पर ज्यादा कम्युनिकेशन लोड होता है। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन है। हर टाइप और नेटवर्क का अपना रोल होता है और उन्हें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है, एरर्स कम होते हैं और टीम का परफॉर्मेंस बेटर होता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Write short notes on the following in about 150 words each. A. Assessing organizational culture. B. Forces of organizational change. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे 2 शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया है, हर एक अप्रॉक्स 150 वर्ड्स में। पहला पार्ट ए में आपको बताना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को कैसे एसेस किया जाता है। दूसरे पार्ट बी में आपको वो फैक्टर्स बताने हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते हैं। आंसर, इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ्स और नॉर्म्स जो लोगों के बिहेवियर को गाइड करते हैं। जब हम कल्चर को एसेस करते हैं तो समझ आता है कि एम्प्लॉइज कितने अलाइंड हैं कंपनी के गोल्स के साथ। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मतलब है वो सभी चेंजेस जो इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से कंपनी को अडेप्ट करने पड़ते हैं। ए. असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक इनविजिबल रूल बुक होती है जो एम्प्लॉइज के बिहेवियर को गाइड करती है। इसका असेसमेंट जरूरी होता है ताकि पता चले कि कल्चर और स्ट्रेटजी कितने अलाइंड है। असेसमेंट के मेथड्स, सर्वेज और क्वेश्चनेयर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट OCAI का उस किया जाता है फीडबैक लेने के लिए। इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप्स, एम्प्लॉइज से डिस्कशन करके उनके वैल्यूज और बिलीफ्स समझे जाते हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑफिस एनवायरनमेंट, ड्रेस कोड और लोगों के इंटरैक्शंस को देखकर भी कल्चर का आइडिया लगता है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, कंपनी के मैनुअल्स, मिशन स्टेटमेंट्स और पॉलिसीज को देखकर फॉर्मल वैल्यूज समझी जा सकती है। क्यों जरूरी है? कल्चर को रेगुलर एसेस करने से गैप्स आइडेंटिफाई होते हैं, चेंज को मैनेज किया जा सकता है और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। बी. फोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, डेफिनेशन। चेंज के फोर्सेज वो रीजंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को नए तरीके से काम करने पर मजबूर करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी या प्रोसेसेस में चेंज लाना। एक्सटर्नल फोर्सेज, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, नई टेक्नोलॉजी आने पर सिस्टम्स और स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल कंपटीशन फेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है। लीगल और पॉलिटिकल चेंजेस, सरकारी पॉलिसीज या नए लॉस का इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के काम पर। मार्केट के चेंजेस, कस्टमर डिमांड और कंपटीशन के हिसाब से नए प्रोडक्ट और स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। इंटरनल फोर्सेस, एम्प्लॉइज के एक्सपेक्टेशंस, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, नए रोल्स या वर्क लाइफ बैलेंस की डिमांड चेंज ला सकती है। लीडरशिप चेंज, नए लीडर के साथ विजन भी बदल सकता है। ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, अगर काम में दिक्कत आ रही हो तो सिस्टम या स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है। इम्प्लीकेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन इन फोर्सेस को समझ ले तो वो चेंज के लिए रेडी रह सकती है और मार्केट में टिक सकती है। कंक्लूजन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को समझना और उसका असेसमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए जरूरी है। साथ ही चेंज के रीजंस को समझकर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को टाइम के साथ अडेप्ट कर सकती है। जो ऑर्गेनाइजेशन खुद को और अपने एनवायरनमेंट को समझती है वो आगे बढ़ती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।